नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से क्या होता है कि उनको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग केवल हिंदी के बारे में बात करेंगे। हम आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, हिंदी से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इसके अलावा आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल हिंदी के 15 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अलग सेक्शन को जो है वो कवर करेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में वो आपका अव्यय से पूछा गया था। संबंध और अनुबंध किस अव्यय के दो प्रकार होते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अव्यय के बारे में जान लेते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? दोस्तों, अव्यय का दूसरा नाम जो है वो अविकारी शब्द है, ठीक है। और अविकारी शब्द का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार उत्पन्न नहीं होता इसका मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है जनरली। इसका एक डिफिनेशन कि ऐसा शब्द जिनके लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न ना हो, और दूसरा अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि जब, तब, अभी, इधर उधर, किंतु परंतु, बल्कि, ये सब जो है वो अव्यय का एक उदाहरण है। ओके, एक एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे अगर समझें इसे तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम जो है वो कल पटना जाएगा। राम कल पटना जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कल है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे समय बता रहा है, ठीक है, समय। और ये जो है वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस राम का जेंडर चेंज करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पुल्लिंग अभी है, अगर यहाँ पे हम लोग स्त्रीलिंग का यूज करते हैं सीता, तो यहाँ पे अगर हम लोग सीता का भी यूज करेंगे तो कल जो है वो यहाँ पे जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिंग चेंज करने के कारण कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है वो आपका कल अव्यय हो जाएगा। इस तरह से जब आप लोग अव्यय चैप्टर को डिटेल से पढ़ोगे तो आपको जो है वो अच्छे से इस चैप्टर को समझ में आएगा। अब यहाँ पे अव्यय के अगर भेद के बारे में बात करें तो अव्यय के जनरली जो है वो 4 भेद होते हैं। पहला भेद का नाम है क्रिया विशेषण, दूसरा आपका जो है वो होता है संबंध बोधक, जिसका दूसरा नाम संबंध सूचक भी कहा जाता है, और तीसरा नाम आपका है समुच्चय बोधक, और चौथा नाम आपका विस्मयादि बोधक। अब बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा होगा कि निपात भी इसी में आता है, तो निपात जो है वो आपका अव्यय का भेद नहीं है, ठीक है। आगे आपको वो सब समझ में आएगा जब आप जो है वो इसे डिटेल में पढ़ोगे। अभी आप यही याद रखिए कि अव्यय का जो है वो सामान्यतः 4 भेद होता है। ओके, अब अगर हम बात करें दूसरा जो भेद था संबंध बोधक या फिर संबंध सूचक, उसको अगर आगे चलकर बांटे तो उसका भी यहाँ पे जो है वो 2 भाग में बांटा जाता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध सूचक अव्यय को 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है संबंध और दूसरा होता है अनुबंध, ठीक है। एक होता है संबंध और दूसरा होता है अनुबंध, और यहीं से जो है वो ये क्वेश्चन बना है। संबंध और अनुबंध जो है वो किस अव्यय के 2 प्रकार है, तो आपका संबंध सूचक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है वो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला शब्द, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द, 2 शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाला शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चलना, चलता है, यानी कि चलना जो है वो आपका क्रिया हो गया, और इसका विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे कि क्रिया का दूसरा नाम क्या होता है। क्रिया का जो दूसरा नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं कि विधान करने वाला शब्द, ठीक है। दूसरे भाषा में जो है वो इसको कहा जाता है कि विधान करने वाला शब्द को क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर विधान करने वाले शब्द को
क्रिया से रिप्लेस कर दे तो आपका क्रिया विशेषण का डेफिनेशन बन जाएगा, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा जाता है जिसमें स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो। ओके, क्योंकि सीधा सीधी अगर पूछ दिया जाए तो सभी स्टूडेंट इसका टिक कर देंगे, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा जो है ट्विस्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है। तो आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हो और लास्ट में जो है वो आपका इत्यादि का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपका जो है वो इत्यादि का होगा। ठीक है, अगर आप किसी का डिफिनेशन दे रहे हो, उसका एग्जाम्पल लिख रहे हो और अगर उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, डॉट देकर छोड़ देते हैं, उसमें आदि या फिर इत्यादि का उपयोग करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो अव्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग को जो है वो इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि अगर हम बात करें कि किसी शब्द के पहले, ठीक है, लग कर उसके अर्थ को बदल दे, उसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे। एग्जाम्पल से समझिए कि एक शब्द है जोड़, अगर इसके आगे कम यूज कर देते हैं, हम लोग कम का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या एक शब्द, नया शब्द बन जाएगा, कमजोर। ठीक है, देखिए कम यहाँ पे जोड़ का अलग मतलब हो जाता है और कमजोर का जो है वो अलग मतलब हो जाता है। राइट, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे कि एक होता है, मान लीजिए कि किस्मत एक शब्द है, अब किस्मत के आगे एक शब्द जोड़ देते हैं, खुशकिस्मत। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस्मत का क्या मतलब होता है, कुछ अलग होता है, लेकिन इन दोनों शब्द को मिलाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है खुशकिस्मत। ठीक है, खुशकिस्मत। तो यहाँ पे आपका खुश क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। किसी शब्द के आगे जो शब्द लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है? तो सेम डिफिनेशन आपका है, बस ये जो है वो किसी शब्द के पीछे लगता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल से बात करें तो यहाँ पे एक मूल शब्द ले लीजिए फल, अब इसके लास्ट में, ठीक है, अंत में हम लोग एक शब्द लगा देते हैं वाला, तो यहाँ पे क्या बन गया, फल वाला। ठीक है, फल वाला। तो यहाँ पे आपका वाला जो है वो आपका प्रत्यय शब्द है, क्योंकि ये किसी शब्द के पीछे लगा है और इसके अर्थ को जो है वो बदल दे रहा है। फल मतलब फल जनरली होता है, फल वाला मतलब फल बेचने वाला कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शब्दों के पश्चात यानी कि बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन वाक्यों में किसी काम के न करने या होने का कथन हो उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि ना, ठीक है, मनाही यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को मना किया जा रहा है, यानी कि नेगेटिव वर्ड है, तो आप आसान से इसका आंसर दे सकते हो, निषेधवाचक यहाँ पे जो है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा वाच्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वाच्य, वाच्य को इंग्लिश में जो है वॉइस कहा जाता है। इसका डिफिनेशन अगर हम बात करें तो क्रिया के वह रूप जिससे ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव इन तीनों में से किसकी प्रधानता है। ठीक है, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि किसी वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। तो अगर किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी तो वहाँ पे आपका कर्तवाच्य हो जाएगा, किसी वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वहाँ पे आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, और किसी वाक्य में अगर भाव की प्रधानता होगी तो वहाँ पे आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, वाच्य को 3 भागों में बांटा जाता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि जैसे कि राम खाता है, मान लीजिए कि राम खाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसकी प्रधानता यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खाता है, तो कौन खाता है, राम खाता है, यानी कि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखें कि राम आम खाता है, राम जो है वो आम खाता है, तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रधानता है, ठीक है, वो आपका आम शब्द में है, और आम जो है वो यहाँ पे आपका कर्म है। राम जो हो गया वो आपका कर्ता हो गया, आम कर्म हो गया, खाना या फिर खाता है ये जो आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानता जो है वो आपका कर्म का है, यानी कि आम का है, तो यहाँ पे आपका जो है वो कर्मवाच्य हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रधानता जो है वो आपका कहाँ,
दौड़ना, ठीक है, दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे आपकी जो है वो ज़्यादा प्रधानता दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। देखिए कर्तवाच्य में क्या होता है कि कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, लेकिन भाववाच्य में क्या होता है कि भाव के साथ साथ आपका क्रिया की प्रधानता होती है। भाव की भी प्रधानता यहाँ पे की जा सकती है और क्रिया की भी प्रधानता, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे आती हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पे भाव। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर को जो है आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि प्रत्येक साल जो है वो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, खास करके कि यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी जब इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका था, चलिए ठीक है। ब्राह्म्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5। दोस्तों सामान्यतः जो है आप लोगों ने आज तक व्यंजन के 3 भेद पढ़े होंगे, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि ब्राह्म्य प्रयत्न के अनुसार, और इसी में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ब्राह्म्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, एक होता है घोष और दूसरा होता है अघोष, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल से बात करेंगे किसी नए चैप्टर में, ठीक है, जब हम लोग हिंदी का क्लास करेंगे उसमें पूरा वर्ण विचार को जो है वो डिटेल से आपको हम बताएंगे, तो उसी में हम लोग यहाँ पे जो है वो इसको बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डैश विशेषण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, शब्दों में और अंकों में। ऑप्शन है आपका पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, गुणवाचक, सार्वनामी। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग विशेषण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि लाल कपड़ा, यानी कि कपड़ा का विशेषता बता रहा है कौन? लाल, ठीक है, तो यहाँ पे लाल जो है वो आपका विशेषण हो जाएगा। काला घोड़ा, यानी कि घोड़ा जो है वो आपका काला है, तो घोड़ा की विशेषता ये शब्द आपका बता रहा है और ये जो है आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और घोड़ा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, यानी कि संज्ञा का विशेषता आपका ये जो शब्द बता रहा है काला, और यही आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो किसी किसी पुस्तक में जो है वो विशेषण के 4 भेद लिखे होते हैं, किसी किसी में आपको 3 मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे जो है वो 3 भेद याद रखिएगा, क्योंकि मूलतः जो है विशेषण के 3 प्रकार ही होते हैं। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण और तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। किसी किसी बुक में आपका चौथा जो है वो परिमाण बोधक विशेषण दे दिया जाता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें कि परिमाण बोधक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया विशेषण के भेद। अब ये पूर्णांक बोधक विशेषण कहाँ से आया? तो देखिए संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसी को आगे चलकर 3 भागों में बांटा जाता है, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक और तीसरा परिमाण बोधक। फिर आगे क्या होता है कि निश्चित संख्यावाचक को फिर आगे चलकर जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है, एक पूर्णांक बोधक और दूसरा अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में जितने भी संख्या वाले शब्द आते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 100, 1000, ये सब आपका पूर्णांक बोधक में आता है। और इन शब्दों को आप जो है वो संख्या में भी लिख सकते हो और यहाँ पे जो है वो शब्द में भी लिख सकते हो, यानी कि अंक में भी लिख सकते हो और शब्द में भी लिख सकते हो, राइट। तो यहीं पे आपका जो है वो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूर्णांक बोधक में वैसे शब्द आते हैं जैसे कि 2.5 हो गया, 1.25 हो गया, 1.25 हो गया, ये सब जो है आपका अपूर्णांक बोधक में आता है। तो ये सब केवल जो है वो आप जनरली ये सब को शब्द में ही लिखा जाता है। यहाँ पे एकमात्र आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुणवाचक को तो आप अंक में लिख नहीं सकते, सार्वनामिक को भी अंक में जो है वो नहीं लिखा जाता है। गुणवाचक जैसे कि आपका नया पुराना हो गया, लाल पीला, ये सब आपका जो है वो गुणवाचक हो गया, क्योंकि ये किसी का गुण बता रहा है। उसी तरह अगर सार्वनामिक विशेषण के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, तो यहाँ पे ऐसा, कैसा, जैसा, ये सब जो है आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो विशेषण के चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है, जब हम आपका क्लास करवाएंगे तब इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें डैश क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए 2 शब्दों के मेल से जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बन रहे हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। यौगिक का मतलब ही होता है कि मिक्स, ठीक है, यानी कि 2 चीज़ों का मिश्रण, ठीक है, ऐसे भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। मूल का मतलब होता है कि ओनली वन चीज़, ठीक है, एक मात्र चीज़ से जो बनती है, एक मात्र शब्द से जो बनता है उसको यहाँ पे मूल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे रखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 3 विभाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डैश उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही के रूप हो गए हैं, जैसे बश, अज्ञा, मुंह, वंश इत्यादि। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा तद्भव तत्सम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जब आप लोग शब्द विचार पढ़ोगे तब ये शब्द आपको जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द को जो है वो 4 भागों में बांटा जाता है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के वो शब्द जो जैसे के तैसे जो है वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के, उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो जल, माता, पिता, सूर्य, नासिका, कवि, ये सब जो है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी इसका जो है वो जैसे के तैसा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका तद्भव है। तो यहाँ पे क्या होता है कि संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा सा विचलित होकर हिंदी में आए हैं, यानी कि जिसको जो है वो थोड़ा परिवर्तन किया गया है और उसको जो है वो हिंदी में उपयोग किया गया है। जैसे कि आंसू, आंसू के लिए संस्कृत में एक शब्द है अश्रु। ठीक है, तो ये जो संस्कृत का शब्द था अश्रु, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और परिवर्तन करके आंसू बना दिया गया है, और इस शब्द का उपयोग जो है वो हिंदी में किया जाता है आंसू का। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग गांव के बारे में बात करें, संस्कृत में एक शब्द है ग्राम, और ग्राम को थोड़ा सा परिवर्तन करके गांव बना दिया गया है, और गांव का उपयोग जो है वो हिंदी में किया जाता है। ठीक है, वानर, वानर भी एक संस्कृत शब्द है और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको बंदर बना दिया गया है, और इसका उपयोग भी हिंदी में किया जाता है। यानी कि संस्कृत का वो शब्द जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में उपयोग किया जाता है उसको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब एक होता है देशज शब्द, यानी कि विभिन्न भारतीय भाषाओं एवं लोक प्रचलित शब्द को देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखोगे कि लोक शब्द यानी कि जो गांव देहात में जो शब्द बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि खिचड़ी आपका एक देहाती शब्द है, तो इसका उपयोग भी हिंदी में जैसे के तैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो है वो देशज शब्द हो गया। नाम पे ही पता चल रहा है देशज यानी कि देश का शब्द। उसी तरह विदेशज, विदेशज के नाम से ही पता चल रहा है कि विदेश का शब्द, वैसा शब्द जो विदेशों से यहाँ पे आए हैं और जिसका उपयोग जो है वो हिंदी में किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, नोटिस, रेल, स्कूल, ये सब जो है वो इंग्लिश के शब्द हैं और ये सब विदेशी शब्द हैं, उसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो इसे जो है वो विदेशज हम लोग कहेंगे। अब अर्ध तत्सम क्या होता है? तो ये भी एक तरह का संस्कृत का शब्द होता है, लेकिन ये क्या होता है कि जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और के ही रूप ले लेते हैं, तो ये आपका जो है वो अर्ध तत्सम हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो मैंने आपको चारों के बारे में बताया, लेकिन इसका जो डिफिनेशन है वो चारों से मैच नहीं करता था। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट सी हो जाएगा। अर्ध तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और के रूप में ही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो है वो सभी बातें समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संस्कृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अनुकरण करना यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि फॉलो करना। ठीक है, तो पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित, यानी कि यथार्थ मतलब कि जैसे के तैसे, या फिर कल्पित कह सकते हैं एक तरह से इमेजिन करना, ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं उनको हम लोग अनुकरणवाचक शब्द कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हैं। तो इसके बारे में भी पहले मैंने बताया था कि मूल धातु वे होते हैं जो अकेले होते हैं, मतलब कि एक वर्ड से या फिर एक वर्ण से मिलके बनते हैं, तो दूसरे शब्द से ना बने हैं वो आपका मूल हो जाएगा। यौगिक का मतलब ही होता है मिक्सर। ठीक है, यानी कि मिश्रण। यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष आदि शब्द डैश भाषा के अव्यय भाव समास के उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संस्कृत भाषा के ये सब जो है वो अव्यय भाव समास के उदाहरण है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और हिंदी का आंसर दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। डैश क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधनी है। देखिए विरोधनी है मतलब कि एक तरह से अपोजिशन। ठीक है, अपोजिट।
अवकाश बोधक, आरंभ बोधक, आवश्यकता बोधक, इनमें से कोई नहीं। आप इसको जो ऐसे भी समझ सकते हो कि विलोम शब्द के जैसा, कि डैश क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक का उल्टा यहाँ पे आप बता दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का क्लास जो है पसंद आया होगा, सभी चीज़ें आपको जो है समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो है वो आपका एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो यहाँ पे आते रहेगी। और कोई भी आपका डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी हम जो है वो स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।